नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। राजनीति में आज बात लद्दाख में एलएसी पर भारत चीन के बीच जारी गतिरोध की। पिछले करीब 4 महीने से दोनों देशों के बीच लद्दाख में सीमा पर तनाव बना हुआ है। कई दौर की बातचीत के बावजूद चीन की सेना पीछे हटने को तैयार नहीं। अब चीन की एलएसी पर 5G नजर है। जी हां, एलएसी के पास चीन ऑप्टिकल केबल बिछा रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसियों को मिले इनपुट के मुताबिक अगस्त के पहले हफ्ते में डेमचोक इलाके में चीन ने 5G नेटवर्क के लिए निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। चीन का मकसद सीमा पर अपनी संचार व्यवस्था को और मजबूत करना है। वहीं पेंगोंग झील इलाके में पीछे हटने के बजाय चीन ने नए निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। सैनिकों के लिए चीन के बैरक और नए शेड्स दिखाई दिए हैं। सर्दियों के लिए भी चीन खास तैयारी में जुटा हुआ है। एलएसी पर भारत ने भी अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने कहा था कि अगर चीन के साथ वार्ता विफल रहती है तो भारत सैन्य विकल्पों के बारे में विचार करेगा। ऐसे में सवाल यह है कि एलएसी के पास चीन के ऑप्टिकल केबल बिछाने से भारत को क्या नुकसान हो सकता है। टेक्नोलॉजी के स्तर पर चीन से भारत कैसे मुकाबला करेगा। सीडीएस विपिन रावत के भारत के पास सैन्य विकल्प होने वाले बयान के क्या मायने निकाले जाने चाहिए। और सवाल ये भी कि भारत चीन के बीच सैन्य और राजनीतिक स्तर की कई दौर की बैठक के बाद कोई नतीजा नहीं निकला। ऐसे में आगे का रास्ता क्या होगा। ऐसे तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रंजीत कुमार, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर सौरभ, प्रोफेसर स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के जेएनयू के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक ठाकुर, बीजेपी के नेता जो कि डायरेक्टर हैं नफाड के, और कांग्रेस के नेता शिव भाटिया। आप सभी चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। रंजीत जी, आपसे मेरी शुरुआत है इस बहस की। एक तरफ चीन बहुत ज्यादा ललायत दिख रहा है, उत्साहित दिख रहा है हमारे विदेश मंत्री से बातचीत करने के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किस तरह से लद्दाख में उसने 5G नेटवर्क के लिए ऑप्टिकल फाइबर बिछाना शुरू कर दिया है। यानी एक बार फिर भले ही मिलिट्री लेवल पर, भले ही डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत हो रही हो, चीन ने धोखा देने का काम किया है। मेरा आपसे सवाल है कि जो ये 5G नेटवर्क के लिए ऑप्टिकल फाइबर लद्दाख में बिछ रहा है, इसके जरिए चीन क्या संकेत दे रहा है और कितनी चिंता का कि यह विषय है भारत के लिए। रंजीत जी, आपको ऑडियो मिल रहा है? हेलो, मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी। हेलो जी। हाँ, आवाज कट रही है आपकी। देखिए, चीन ने जो पूर्वी लद्दाख के इलाके में जिस तरह से 5G नेटवर्क के लिए ढांचागत व्यवस्था वहाँ पर बनाई है, अब संचार संरचना अपनी मजबूत की है, उसका एक बड़ा संदेश यह है कि चीन वहाँ पर लंबे समय के लिए अस्थायी तौर पर मौजूद रहने की तैयारी कर चुका है। इसके 5G नेटवर्क लगाने के पहले चीन के वहाँ पर हजारों सैनिक तैनात हो चुके हैं। चीन की तोपें और टैंक, सभी तरह की जो हथियार प्रणालियाँ हैं वहाँ पर तैनात हो चुकी हैं। चीन ने इस तरह भारत को यह संदेश दिया है कि चीन के खिलाफ किसी तरह की सैनिक कार्रवाई करने की हिमाकत की तो चीन उसका कड़ा जवाब देगा। चीन इस तरह यह भारत को धमकाने की कोशिश कर रहा है कि वो जहां पर पहुंच चुका है वो वास्तविक नियंत्रण रेखा वहीं पर है और वहां से वो पीछे जाने को भारत उसे कतई नहीं कहे, क्योंकि वहां चीन उसे उस पूरे इलाकों को अपना मानता है और उसी अपने दावे के अनुरूप वो पीछे जाने से मना कर रहा है। देखिए, चीन की रणनीति यह है कि भारत को बातचीत में उलझा करके वहाँ पर अपनी सैन्य तैनाती को निरंतर मजबूत करता जाए। देखिए, 5 दौर की दोनों देशों के बीच विदेश मंत्रालयों के राजनयिकों के बीच बातचीत हो चुकी है। इन बातचीत में एक सहमति विकसित होने की बात की जाती है। भारत की ओर से दावा किया जाता है, चीन की ओर से भी कहा जाता है कि बातचीत में सकारात्मक प्रगति हुई है, लेकिन जो जमीनी हालात हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखते और इसका उलट नतीजा यह देखा जाता है कि चीन अपनी तैयारी और मजबूत कर चुका होता है। वहां पर अपनी सैनिकों की जो मौजूदगी है वहां पर नए हथियार प्रणालियों के साथ और सख्त बनाता जा रहा है। तो यह संकेत है भारत के लिए कि वहां पर वह आसानी से नहीं हटने वाला।
आसानी से नहीं हटने वाला, ये रंजीत जी कह रहे हैं। सौरभ जी, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के आप भी जानकार हैं और इसलिए मैं समझना चाहूंगी, अभी खबर ये मिल रही है कि मॉस्को में हो सकता है चीन के विदेश मंत्री और हमारे विदेश मंत्री की मुलाकात हो। ये जिस तरह से तनाव पिछले 4 महीने से बना हुआ है, इस बीच फेस टू फेस पहली मुलाकात होगी विदेश मंत्रियों की। तो मेरा आपसे सवाल है, एक तरफ आप इस तरीके की हरकत देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी के मामले में वैसे ही चीन हमसे बहुत आगे है, उसके पास 5G है, वो लद्दाख में भी 5G बिछा रहा है और हमारे पास 4G है भी। अभी हम 5G पर तो आए ही नहीं है। तो मेरा एक सवाल ये कि चीन का टेक्नोलॉजी के स्तर पर भारत कैसे मुकाबला करेगा। दूसरा ये, जो मॉस्को में अभी बैठक हो सकती है, उसमें क्या ये मुद्दे उठते हैं डिप्लोमेटिक लेवल पर, क्या इसमें बातचीत होती है कि आखिरकार आप ये लोग क्या कर रहे हैं। एक तरफ आप बातचीत की बात करते हैं, दूसरी तरफ आपकी हरकतें, आपकी गतिविधियां, आपकी एक्टिवनेस लगातार बढ़ रही है। क्या ये बातें होती हैं उस वक्त? देखिए, आपने 2 प्रश्न पूछे हैं। एक तो पहला कि हमें मॉस्को में तो निसंदेह यदि विदेश मंत्रियों की बातचीत होगी तो जो संवेदनशील मुद्दे हैं वो तो उठाए ही जाएंगे। वो बातचीत के द्वारा तो उस मामले को एक दूसरे के सामने रखा ही जाएगा। और सबसे जरूरी है कि जब भी इस शीर्ष स्तर पर, या तो विदेश मंत्रियों के स्तर पर, या प्रधानमंत्री के स्तर पर, या गृह मंत्री के स्तर पर कुछ वार्ताएं होती हैं, तो उससे ठोस संतोषजनक समाधान की ज्यादा से ज्यादा उम्मीदें बढ़ जाती हैं। और जो सबसे जरूरी है कि चीन की जो तकनीकी जो विकास है, जो आपने कहा कि चीन बहुत आगे है, 5G का नेटवर्क उसने तैयार कर रखा है और बहुत ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर और मिसाइलें तैनात कर वो भारत की जो LAC के क्षेत्र है उसको अपना कर है। तो सबसे जरूरी है कि जो भी भारत भी जो अपनी संरचनाएं बना रहा है उसे तेजी से विकास करे। अभी भारत काफी इस पे पीछे है और उसी का फायदा चीन लगातार उठा रहा है और वो यथास्थिति बनाए रखना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि यदि भारत सेनाएं पीछे जाने के लिए तैयार हो जाती हैं तो चीन कभी भी वापस उस जगह पे बहुत आसानी से आ सकता है और भारत के सैनिक वहां पे वापस आने में बहुत मुश्किल होगी। इसलिए वो चीन चाहकर भी भारत को उलझाए रखना चाहता है, जैसा रंजीत जी ने कहा कि वो वार्ताओं के द्वारा उलझाए रखना चाहता है, लेकिन कोई कॉन्क्रीट, कोई ठोस वो उपाय इस वार्ता के द्वारा भारत को कोई रास्ता नहीं देना चाहता। यानी एक चाल है ये चीन की कि बातचीत में उलझाए रहे और अपनी स्थिति लद्दाख में मजबूत करते रहे। क्या इस बात की चिंता सरकार में नजर आती है शिव भाटिया जी? इन हरकतों का हमारी सरकार किस तरह से जवाब देगी? कुछ उसके पास रोड मैप है? देखिए मनु जी, ऑलरेडी 5 मीटिंगें हमारी उनके साथ हो चुकी हैं और उसका कोई रिजल्ट हमारे को नहीं मिला और हम अपनी सुरक्षा को आज एक बहुत बड़ी खतरे में महसूस कर रहे हैं, जिसके लिए एक बहुत मजबूत पॉलिटिकल विल की जरूरत है। मैं नहीं मानता कि हमारी फौज कमजोर है। एक आदमी जो है 100 आदमियों पे भी भारी पड़ता है। वो फौज हमारी है जिसके ऊपर वो हर मुकाबले का जवाब देना जानती है। लेकिन इसके ऊपर एक नीति सरकार को इस तरह से इस रूप में बनानी पड़ेगी, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हमारे को बहुत जरा संवेदनशील रहना पड़ेगा। हमें हर किसी को कॉन्फिडेंस में लेके सच्चाई का बयान करना पड़ेगा। कोई भी भारतवासी हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, आज अगर सुरक्षा का मामला आता है तो सब एकजुट होकर एक साथ खड़े हैं, लेकिन उनको विश्वास में लेना सरकार का दायित्व बनता है। सरकार को उसके बारे में सबसे बात करनी चाहिए। आज ये खतरे की घंटी को हम इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि हम एक ही बात को सोच के बैठे कि 1 इंच भी चाइना अंदर नहीं है। चाइना आज भी 4 और 8 के बीच में खड़ा है, पॉइंट 15 के अंदर आ चुका हुआ है। इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपकी सैटेलाइट की तस्वीरें भी बताती हैं, आपका 5G का जो नेटवर्क वो बिछा रहे हैं वो कितने तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अशोक ठाकुर जी, देखिए अभी तक जो चर्चा हुई है उसमें बात ये निकल कर आ रही है कि ये स्ट्रैटेजी है चीन की सोची समझी कि भारत को बातचीत में उलझाए रखा जाए और अपनी स्थिति कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के स्तर पर चाहे शेड्स बनाकर, बैरिक बनाकर सैनिकों के लिए मजबूत करे। मेरा आपसे सवाल है, ये जो चीजें हम बात कर रहे हैं, फैक्ट्स पर बात कर रहे हैं, ये इंटेलिजेंस एजेंसी की ये रिपोर्ट है और उन्होंने बताया है कि लद्दाख में डेमचोच के पास 5G नेटवर्क अगस्त के पहले वीक से उस पर काम शुरू हो गया है। पेंगोंग झील के पास एक नया निर्माण देखने को मिल रहा है। मेरा आपसे सवाल है, ये सैटेलाइट पिक्स भी हैं, चीन की इन गतिविधियों का जवाब देने के लिए हमारे पास क्या रास्ता है, क्या जवाब है हमारा? देखिए, सबसे पहले तो आज जो हमारे पास राजनीतिक नेतृत्व है वो बहुत मजबूत है और इच्छा शक्ति भी, राजनीतिक इच्छा शक्ति मैं समझता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी वो ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, वो आगे बढ़कर चीज़ों को करने में विश्वास करते हैं। इसलिए मुझे ये लगता है कि
जो हम जानते हैं कि चीन एक विश्वासघात करने वाला देश है और 1962 में उसने देश के साथ धोखा किया था। इस बात को जानने के कारण मुझे जैसा आप सब जानते हैं और मुझे पूरा विश्वास भी है कि सरकार पूरी तरह से अलर्ट है, हर स्तर पर कदम दर कदम जो है वो चीन को जवाब देने का काम कर रही है। चीन ने अगर उधर कोई अपने सैन्य शक्ति बढ़ाने का काम किया है तो भारत ने भी अपने जो सैन्य शक्ति है उसको बॉर्डर पर पूरी तरह से डिप्यूट किया है। अगर सड़क निर्माण की बात हो तो उसमें बहुत तेजी से काम चल रहा है और चीन के विरोध के बावजूद भारत का निर्माण कार्य जारी है। हवाई पट्टी हो या पुल हो या हमारे जो है टनल्स हो, ये सभी का जो काम है ठीक है, वो रिपोर्ट हम भी दिखाते हैं अपने दर्शकों को कि वहां सैनिकों की तैनाती हमने भी 3 गुना बढ़ा दी है। वहां ट्रूप्स पहुंच रहे हैं सर, हमारे विमान पहुंच रहे हैं। लेकिन मेरा आपसे सवाल सर ये है, टेक्नोलॉजी के स्तर पर सर सुनिए ना, 5G का वो बिछा रहा है ऑप्टिकल फाइबर। हमारे पास तो 5G की टेक्नोलॉजी भी नहीं है सर। टेक्नोलॉजी के स्तर पर हम कैसे उसको जवाब देंगे, सवाल ये है। देखिए, युद्ध जो होते हैं वो इच्छा शक्ति के साथ और मजबूत मनोबल के साथ लड़े जाते हैं। भारतीय सेनाओं का मनोबल ऊंचा है और उनके पीछे एक राजनीतिक शक्ति जो आज के दिन आज भारत में है, जो हमारा नेतृत्व है, वो भी बहुत मजबूत इच्छा शक्ति और मनोबल वाला है और निश्चित तौर पर उसका लाभ वहां पर मिलता है। मैं किसी भी तरह से अशोक ठाकुर जी, देखिए भारतीय सेना पर सभी को गर्व है, सभी को भरोसा भी है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि भारत को आंख खोल के रखनी होगी। उसकी हर हरकत का जवाब देने के लिए हमें तैयार रहना होगा। उसके लिए तैयारी हमारी क्या है, यह हमें समझने की जरूरत है। रंजीत जी, मैं अब आपको बहस में लाना चाहूंगी। जिस तरह से फिंगर क्षेत्र के बारे में दर्शक पिछले 4 महीने से सुन रहे हैं और समझ भी गए होंगे फिंगर 4 क्या है, फिंगर 5 क्या है। अभी खबर ये मिली कि फिंगर 4 से चीन तो पीछे हट गया लेकिन 5 पे जाकर रुक गया है। तो सामरिक दृष्टि से ये क्षेत्र भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और आखिरकार चीन यहां से हटने को तैयार है क्यों नहीं, ये बताइए। देखिए, उस इलाके में भारत ने 255 किलोमीटर लंबा राजमार्ग बनाया है। दौलत बेग ओल्डी राजमार्ग श्योक नदी के पास से होकर गुजरता है और भारत के लिए यह राजमार्ग काफी सामरिक महत्व का है, क्योंकि यह राजमार्ग वास्तविक नियंत्रण रेखा के नजदीक है और यहाँ से भारत न केवल चीन के कराकोरम राजमार्ग पर नजर रख सकता है, बल्कि पाकिस्तान का जो भारत कब्जा वाला इलाका है, भारतीय कश्मीर का, गिलगिट और बाल्टिस्तान, उस इलाके पर भी भारत यहाँ से नजर रख सकता है। तो इस इलाके की सामरिक अहमियत है। तो चीन की रणनीति यह है कि भारत को इस मार्ग का उपयोग न करने दिया जाए, इसीलिए वो ऊंचाई वाले इलाके पर बैठ करके इस इलाके से गुजरने वाले वाहनों को निशाना बना सकता है, इस इलाके को, इस राजमार्ग पर आवाजाही को बेअसर कर सकता है और इसीलिए चीन उस ऊंचाई पर बैठे रहना चाहता है, उस ऊंचाई को छोड़ना नहीं चाहता है। फिंगर 4 का जो इलाका है, वहाँ पर कुछ चोटियों वाला जो इलाका है, वहाँ से सीधा निशाना बनता है इन राजमार्ग का और इसीलिए चीन उस इलाके को छोड़ने को तैयार नहीं है। देखिए, फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच 8 किलोमीटर की लंबाई है, 8 किलोमीटर की दूरी है। चीन फिंगर 8 से उतर करके फिंगर 4 पर आया, लेकिन फिंगर 4 की इलाके को तो छोड़ा, लेकिन फिंगर 4 की चोटियों को नहीं छोड़ रहा, क्योंकि चोटियों पर वो बैठा रहना चाहता है। चोटियों से वो पूरे भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है, इसीलिए वो फिंगर 4 का इलाका छोड़ना नहीं चाहता। सौरभ जी, ब्रेक पर जाना है, उससे पहले एक संक्षेप में आपसे जवाब जानना चाहूंगी। मौजूदा स्थिति आप देख रहे हैं, पिछले 4 महीने में कुछ खास निकलकर बातचीत के जरिए आया नहीं है। आपको अब आगे का रास्ता क्या दिख रहा है? बातचीत ही एकमात्र विकल्प है और यदि दूसरा विकल्प है जो आप कह रही हैं कि हम यदि ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें और वहां पर हम तकनीकी जो हमारे पास साधन मौजूद हैं उसको हम बेहतर से बेहतर हम डिप्लॉय करें। नहीं, लेकिन चीन हमसे चाहता क्या है, आखिर उसका मकसद क्या है? चीन का मकसद बहुत सिंपल है, बहुत सीधा सीधा है कि वो उन चोटियों पर, जैसा कि सर ने बोला हमारे पहले इसमें, कि वो उसको छोड़ना नहीं चाहता और जो भारत के साथ जो भी क्षेत्र है उसको अपने नजर पे रखना चाहता है, जिससे लंबे समय से उस पर वो निगाहें बनाकर रखें और उस पर भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करने दे, जिससे उसकी सैनिक जो सुपीरियरिटी है, उसका जो दबदबा है वो हमेशा के लिए बना रहे। भारत उसे बराबरी की स्थिति पे वहां पे नहीं पहुंचा है। ठीक है, जाहिर तौर पर विस्तारवाद नीति का जवाब क्या होना चाहिए इसे समझने की हम कोशिश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।
श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी का एमपी में पहला AICTE न्यू दिल्ली प्रमाणित स्कूल ऑफ डिजाइन, जहां है इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन एंड टेक्सटाइल डिजाइन कोर्सेज। या चुने श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, जहां है इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, होम्योपैथी, लॉ, डेयरी टेक्नोलॉजी और BHMS जैसे कई कोर्सेज। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें स्कूल ऑफ डिजाइन की वेबसाइट www.ssutms.co.in या कॉल करें 9826293590। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अशोक ठाकुर जी, आपसे मेरा सवाल है, चूंकि कई डिफेंस एक्सपर्ट इस बात को कह चुके हैं कि अब बातचीत के लेवल पर एक और कदम हमें आगे बढ़ना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रंट फुट पर आना चाहिए। उनको बाकायदा शी जिनपिंग से बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि शी जिनपिंग के साथ उनकी पर्सनल केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। वो यहाँ पर झूला झूल चुके हैं। खुद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन 1 दर्जन बार जा चुके हैं। तो आखिरकार इसमें झिझक क्या है? वो फोन के जरिए मसले को सुलझाने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? देखिए, कब क्या करना है ये सरकार को तय करना होता है। इस समय सैन्य स्तर पर बातचीत जारी है और आप देख रहे हैं कि चीन की सेनाएं जो हैं वो कुछ क्षेत्रों में पीछे हटी भी हैं, लगातार पीछे हटने का काम भी कर रही हैं और हमें पूरा भरोसा है कि जिस तरह से बातचीत चल रही है उस तरह से चीन की सेनाएं वापस जो एक डिस्प्यूटेड एरिया उसको छोड़कर पीछे हटेंगी और जो अप्रैल से पहले की जो वास्तविक स्थिति है उसमें हम वापस जाएंगे। तो ये भरोसा है। और अगर किसी स्तर पर बातचीत फेल होती है तो हमारे जो CDS हैं, डिफेंस सर्विसेज के जो चीफ हैं, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जो सैन्य विकल्प हैं वो खुले हुए हैं। भारत किसी भी स्तर पर अपनी संप्रभुता के साथ समझौता नहीं करेगा। उसको रखने के लिए, अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए भारत को जो भी उचित कदम उठाने होंगे भारत समय आने पर उठाएगा। अशोक ठाकुर जी, आप कहते हैं कि सरकार तय करेगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसमें बातचीत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। श्री भाटिया जी, चूंकि आप विपक्ष की तरफ से यहाँ पर मौजूद हैं, कांग्रेस इस मसले पर हर दिन ट्वीट करके प्रदर्शन के जरिए सवाल करती रही है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इसमें बुराई क्या है इस ऑप्शन में? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केमिस्ट्री अच्छी है तो उसे भुनाया जा सकता है। ये तो हमारे लिए अच्छा रहेगा कि जो पिछले 4 महीने से तनाव की स्थिति है वो कम खत्म हो जाए। भाई डोकलाम में भी तो हमने देखा था ना। मनु जी, यही तो इच्छा शक्ति की बात होती है। अगर इच्छा शक्ति मजबूत होती और पॉलिटिकल विल काम करने की होती और फेस करने की होती तो वो ये काम कर सकते थे और ये बॉर्डर एरिया के ऊपर इतनी प्रॉब्लम खड़ी नहीं होती। जो 18 बार मीटिंगें कर चुके हैं, 12 बार वहां विजिट कर चुके हैं, उसके बावजूद उनका नाम लेते हुए वो डरते हैं। तो इच्छा शक्ति नजर कहाँ आ रही है? लड़ाई के रूप में होती है, बातों से लड़ाई नहीं हो सकती है। हमें अपने आप को मजबूत ही नहीं करना पड़ेगा, हमें उनको दिखाना भी पड़ेगा हम कहाँ खड़े हैं। आप इंटरनेशनल सिनेरियो के ऊपर जाइए। अमेरिका के अंदर चुनाव सिर के ऊपर खड़ा है, क्या अमेरिका के ऊपर हम अपना इतना निर्भरता इतनी दिखा रहे हैं? सितंबर के बाद वो चुनाव लड़ेंगे या हमारी तरफ ध्यान देंगे? जापान में अंदर क्या हो गया जब प्राइम मिनिस्टर ने आज रिजाइन कर दिया? बहुत सिनेरियो हैं, इसको मैं लंबा करूंगा तो बहुत लंबा टाइम नहीं है आपके पास। इसलिए इस समय कोई विवाद का विषय मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि देश की सुरक्षा और संपूर्णता का सवाल है। हमें मिलके बैठ के हर चीज को एक पॉलिटिकल विल के साथ सब पार्टियों को कॉन्फिडेंस में लेके इसके ऊपर एक्ट करना पड़ेगा। भाटिया जी ने इंटरनेशनल कम्युनिटी का जिक्र कर दिया है, तो रंजीत जी मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, चूंकि CTS विपिन रावत पहली बार उन्होंने कहा कि अगर वार्ता विफल रहती है तो फिर हम आगे इस युद्ध के बारे में सोचेंगे, मिलिट्री ऑप्शन के बारे में सोचेंगे। तो ये बहुत बड़ा बयान है अपने आप में। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर इस बारे में सोचा भी जाए तो उसके लिए पहले आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी को भरोसे में लेना होगा। ऐसी स्थिति में हम कहाँ पर खड़े हुए हैं? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खास करके जो पश्चिमी जगत है, अमेरिका है, यूरोप है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है, ये सभी भारत के साथ खड़े हैं। लेकिन जब वास्तविक कार्रवाई की बात होगी तो सीधी मदद किसी से नहीं मिलेगी। भारत को अपने सैनिक सामर्थ्य पर निर्भर करना पड़ेगा। देखिए, भारत को बहुत पहले चीन को ये चेतावनी देनी चाहिए थी कि यदि बातचीत से चीन के सैनिक पीछे नहीं जाते हैं तो भारत सैनिक विकल्प का इस्तेमाल कर सकता है। भारत ने यह धमकी बहुत देरी से चीन को दी है। चीन को यह स्पष्ट संदेश बहुत पहले मिलना चाहिए था कि सैनिक विकल्प का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं।
चीन को अब तक यही आभास हो रहा था कि भारत सैनिक विकल्प के इस्तेमाल के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए वो बातचीत में उलझा करके भारतीय इलाके में अपनी सैन्य तैनाती को बढ़ाता जा रहा था, अपना कब्जा मजबूत करता चला जा रहा था। जी। तो अब समय आ गया कि चीन को यह साफ संदेश दें कि यदि बातचीत से मामला नहीं सुलझता है तो भारत सैन्य विकल्प का भी इस्तेमाल कर सकता है। अशोक जी, ये बात कहने में देरी हो गई। रंजीत जी कह रहे हैं बात कहने में हमने देरी कर दी। ये एटीट्यूड जिस तरह से हम पाकिस्तान की तरफ रखते हैं कि भाई बातचीत तो तभी होगी जब आतंकवाद वहां से खत्म हो जाएगा, गोली और बोली एक साथ नहीं हो सकती, ये एटीट्यूड हमारा चीन के साथ क्यों नहीं है? बिल्कुल मनुराज जी, अगर आप देखें तो कुछ लोग ये कह सकते हैं कि ये देरी से उठाया गया कदम है, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि सही समय पर दिया है। तो मुझे ये लगता है कि सरकार उस पर नज़र बनाए हुए कब क्या कदम उठाना है वो सब सरकार पूरी योजना के साथ आगे बढ़ रही है। और चीन को जो सख्त से सख्त संदेश देना है वो प्रधानमंत्री जी लद्दाख जाकर भी दे चुके हैं, हमारे रक्षा मंत्री भी दे चुके हैं और हमारे चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज ने भी उसको क्लियर कर दिया है। मुझे लगता है कि पूरा देश जो है वो इस मामले में अपनी संप्रभुता के लिए और चाहे वो सीमा की सुरक्षा की बात हो उसके लिए पूरी तरह से आश्वस्त है। एक मजबूत नेतृत्व तो हमारे पास है, नरेंद्र मोदी जी। सौरभ जी यहाँ पर चीन ने जो है वो 3 फ्रंट पर तैयारी शुरू कर दी है, वेस्टर्न लद्दाख की तरफ, मिडिल उत्तराखंड हिमाचल की तरफ, ईस्टर्न सिक्किम अरुणाचल की तरफ, और लिपुलेख पास जो है वहां पर ट्राई जंक्शन जो बनता है यानी कि नेपाल का और इंडिया का और चाइना का, वहां पर भी अपने ट्रूप्स तैनात कर दिए हैं। मेरा आपसे सवाल है कि फिर अगर 3 फ्रंट पर तैयारी चीन की है, हम कहां पर खड़े हैं यहाँ? देखिए, एक बात बहुत साफ है कि चीन हमारे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के जो रोड के हमारे प्रोग्राम्स हैं उसको बिल्कुल रोकना चाहता है। ये जहां पे सारे फ्रंट्स को खोलकर वो भारत को बार बार वो धमकी देना चाहता है कि हम आपसे बहुत ज्यादा सुपीरियर हैं और आप हमसे युद्ध की बात बिल्कुल ही नहीं करें और आप पीछे हट जाएं। तो जो भारत की तरफ से बिल्कुल ये पहली चीज, पहली कंडीशन है कि नहीं, हम अपने क्षेत्रों में रोड की कंडीशन ठीक करेंगे। और इसी का फायदा उठा रहा है, वो बातचीत के द्वारा मामला को शांति से सुलझाना नहीं चाहता, वो भारत के इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम्स को बिल्कुल रोक देना चाहता है और यही चीन की सबसे बड़ी मंशा है। तो सबसे बड़े हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि चीन चाहे कि वो जो कार्य कर रहा है वो करता रहे और भारत जो अपनी तरफ से कार्य कर रहा है उसको रोक दे। तो ये जो वार्ताएं हैं वो सफल नहीं हो पा रही हैं। और सबसे बड़ी दूसरी बात है कि जहां तक डिफरेंट क्षेत्रों में है तो भारत की बहुत साफ है कि भारत इस क्षेत्र में पीछे कहीं पर भी नहीं हटेगा और ये सैन्य आवश्यकता भी यदि कार्रवाई की पड़ती है तो भारत उस पहलू पर भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी अपने पक्ष में लेने की कोशिश करता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की अगर हम बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की अगर हम बात कर रहे हैं तो सवाल फिर ये होता है कि अमेरिका पे हम क्या इतना भरोसा कर सकते हैं और कौन सा देश हमारे साथ है? हम इंटरनेशनल लेवल पे इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रहे हैं? जो कि अमेरिका की तरफ से अगर हम सहयोग की बात करते हैं तो सौरभ जी आपको मुझसे बेहतर पता होगा कि H1 वीजा का मामला हो उसमें भी हमें कोई सहयोग अमेरिका की तरफ से नहीं मिला, बल्कि वो वीजा और सख्त हुआ। यहाँ तक कि जो हमें स्पेशल मिलता था यहाँ से चीजें भेजने के लिए, वो स्पेशलिटी जो थी हमारे साथ जुड़ी हुई जो छूट थी वो भी खत्म हो गई है। तो आखिरकार ट्रंप पे कितना भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि उनकी पर्सनालिटी के बारे में तो हर कोई वाकिफ है, वो उससे पहले अपने बारे में सोचते हैं। वो सभी देश, वहां पर अभी चुनाव है और जो ट्रंप चाहते हैं, राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि जो उनके वोटों के लिए जो बेहतर पॉलिटिक्स हो वो अपना करना चाह रहे हैं। तो जो भारत के प्रति या अन्य देशों के प्रति भी जो उनकी नीति है अभी फिलहाल में, वो उनके डोमेस्टिक जो इलेक्शंस नजदीक आ रहे हैं उसको ध्यान में रख रहे हैं। आपने बिल्कुल कहा कि हम उससे बहुत ज्यादा हमेशा विश्वास से नहीं ले सकते, लेकिन अविश्वास का भी कारण नहीं है। आज अमेरिका भारत का सबसे बड़ा सहयोगी है और भारत और अमेरिका के संबंध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो बहुत सारे प्रश्नों पर हो सकता है कि हमारी सहमति नहीं बन पा रही हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हम लोग हमेशा सहयोग को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, श्री भाटिया जी बताइए, इंटरनेशनल कम्युनिटी की अगर हम बात कर रहे हैं कि हमने किसको भरोसे में लिया है, अगर हम देखें अपने पड़ोसी देश में तो अभी तो नेपाल के साथ भी संबंध खराब हो चुके हैं, बांग्लादेश भी हमारे साथ नहीं है, भूटान अभी हमारे साथ नहीं है, पाकिस्तान तो कभी था ही नहीं। तो फिर आपको क्या लगता है हमारी तैयारी कहां पर है इंटरनेशनल कम्युनिटी को भरोसे में लेने के मामले में? मनु जी, सबसे पहले सोचने वाली बात है, अमेरिका एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, वो अपना फायदा पहले सोचता है, उसके बाद दूसरी कंट्री के बारे में सोचेगा। ये हमारे प्रधानमंत्री को भी समझ लेना चाहिए
कोई जफ्फी और पप्पी डालने जी, से सारे बायोलॉजिकल रिलेशंस नहीं चलते हैं। हमारी इकोनॉमी की हालत आज क्या है, इन्फ्लेशन रेट कहां तक पहुंच गया है, अनएम्प्लॉयमेंट रेशो कहां तक जा चुकी है, ये चाइना बहुत अच्छी तरह से जानता है। कोरोना के टाइम के ऊपर हम सेकंड नंबर पे आज आने की कगार पे खड़े हैं। हम कितने अंदर से खोखले और कमजोर हो चुके हैं। हमारे प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति की बात करते हैं, जो चाइना का नाम लेते हुए डरते हैं, जो पहले दिन उनको क्लीन चिट दे चुके कि 1 इंच भी चाइना अंदर नहीं घुसा, तो हम क्या लड़ाई लड़ेंगे, हम ये सोचना चाहते हैं। मैंने पहले कहा कि जिनके ऊपर हम भरोसा कर रहे हैं वो कहां तक हमारे साथ खड़े हो पाएंगे। हमें बहुत समझ के और समझदारी से संक्षेप में जवाब दीजिएगा कि आखिरकार जो चाइना की नीति है कि 2 कदम आगे बढ़कर 1 कदम पीछे हट जाना, उसका क्या जवाब होना चाहिए अब भारत की तरफ से? देखिए, भारत को चीन की रणनीति बहुत पहले समझ लेनी चाहिए थी कि वो 2 कदम आगे बढ़ करके 1 पीछे हटने की अपनी रणनीति पर चलता रहता है। देखिए, पूर्वी लद्दाख के 4-5 इलाकों में चीन की सेना ने घुसपैठ की। अब वो 1-2 इलाके पर पीछे हट चुका है और बाकी इलाके पर कहता है कि वहीं बने रहेंगे। तो चीन की यही रणनीति लागू हो रही है और भारत को ये साफ समझना चाहिए कि इस रणनीति को कैसे छाड़ा जाए। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना वक्त हमें देने के लिए। और राजनीति में आज के लिए इतना ही। वक्त छोड़े से ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला जारी है स्वराज एक्सप्रेस पर।